एक गरीब किसान का बेटा जो सिनेमा हॉल में चौकीदारी करके महीने के सिर्फ 90 रुपए कमाता था, कौन यकीन करेगा कि एक दिन वो ऐसी कंपनी खड़ा कर देगा जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। सुनने में ये थोड़ी फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है 10वीं पास चंदू भाई ने, जिनके पास एक समय किराए के लिए 50 रुपए तक नहीं थे, लेकिन थिएटर की सीट साफ करके, फिल्मों के पोस्टर्स लगा के और कैंटीन में सैंडविच बेचकर ये गरीब लड़का आखिर इतना सफल कैसे हो गया कि गुजरात की सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर्स का मालिक बन बैठा। ये सफर कितना स्ट्रगल से भरा रहा और इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई कि इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लेज भी इनके सामने हारता चला गया, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एक्चुअली बात है 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर पोपट रामजी भाई विरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे, जो कि खेती करके ही अपने परिवार का पेट पालते। इन्हें खेतों के ही सहारे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया कि उनके एरिया में बारिश ही नहीं हुई और सारी फसलें बर्बाद हो गई। और फिर इसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात ने पोपट रामजी भाई और उनके परिवार का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम से ही तंग आकर उन्होंने 20,000 रुपए में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और फिर मिले पैसों को अपने 3 बेटों चंदू भाई विरानी, नेकजी भाई विरानी और भीखू भाई विरानी को बांट दिया, ताकि वो इनसे कोई व्यापार शुरू कर सके। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। अब डीलर को भी पता था कि इन्हें बिजनेस का कोई खास नॉलेज है नहीं, इसीलिए उसने महंगे दामों पर इन्हें नकली फर्टिलाइजर बेच दिया। इस तरह से चंदू भाई का अपना पहला वेंचर 2 सालों के अंदर ही बंद हो गया और तीनों भाई सड़क पर आ गए। अब दोस्तों, यहाँ से गांव लौटने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए ये लोग राजकोट में रहकर ही काम ढूंढने लगे। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इसीलिए इन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। और इस टाइम पर फाइनेंशियल ट्रबल्स भी इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो अपने घर का किराया जो सिर्फ 50 रुपए था वो भी पे नहीं कर पा रहे थे, और इसकी वजह से मकान मालिक ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चंदू भाई को एस्ट्रॉन नाम के एक सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम मिला, जिसकी सैलरी थी महीने के 90 रुपए। हालांकि चौकीदारी के साथ साथ कभी वो मूवीज की पोस्टर्स लगा दिया करते थे तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते थे, और फिर इस तरह से कम पैसों में ही सही, लेकिन जैसे तैसे करके उनका गुजारा होने लगा। अब क्योंकि चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसीलिए कुछ ही टाइम के बाद उन्हें थिएटर की कैंटीन का ठेका मिल गया और अब वो इंटरवल के टाइम पर मसाला सैंडविच बनाकर लोगों में बेचने लगे। ये मसाला सैंडविच लोगों को खूब पसंद आया, जिससे कि चंदू भाई ने थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया था। और जब हालात थोड़े बेहतर हुए, 1982 में चंदू भाई ने गांव से अपनी पूरी फैमिली को राजकोट बुला लिया और अब फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने लगे। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनका सैंडविच आसपास में पॉपुलर तो बहुत हो गया था, लेकिन जो भी सैंडविचेस शाम में बच जाते थे उनमें अगले दिन फंगस लग जाता और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे। और इन डेली के नुकसान से चंदू भाई भी अब परेशान रहने लगे और फिर इसी परेशानी के चलते उन्होंने सोच विचार करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या बेचा जाए जो कि कई दिनों तक खराब ना हो। और दोस्तों, इसी दौरान चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया। चंदू भाई ने ये आलू के पतले चिप्स किसी वेंडर से खरीदने के डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन आगे चलकर इस बिजनेस में भी उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेंडर टाइम पर उन्हें सप्लाई ही नहीं करता था, और फिर जब लोग इंटरवल में आकर चिप्स मांगते तो कई बार वो कैंटीन में अवेलेबल ही नहीं होते थे। कभी सप्लाई में डिले और कभी टूटे फूटे पोटैटो वेफर्स की वजह से चंदू भाई बहुत ज्यादा तंग आ गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब वो किसी वेंडर के भरोसे न रहकर खुद का ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस टाइम पर चंदू भाई के पास 10,000 रुपए की सेविंग्स थी और इन्हीं पैसों की ही मदद से उन्होंने 1982 में अपने बरामदे में एक छोटा सा टीन शेड लगाया और रात में कैंटीन बंद करने के बाद पोटैटो वेफर्स खुद ही बनाने लगे। शुरुआती समय एक्सपीरियंस न होने की वजह से काफी मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि इनके चिप्स कभी जल जाते तो कभी नरम ही रह जाते थे। लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने परफेक्ट पोटैटो वेफर्स बनाना सीख ही लिया। अब घर पर ही इन चिप्स को बनाने की वजह से चंदू भाई क्वालिटी को भी कंट्रोल कर पाए, जिससे कि इनकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ने लगी। इनके पोटैटो वेफर्स की लोकप्रियता को देखकर थिएटर ऑनर ने चंदू भाई के साथ में पार्टनरशिप कर ली और जल्द ही ये 3 अलग अलग थिएटर्स की कैंटीन को भी चलाने लगे। इस तरह से अब चंदू भाई का काम निकल पड़ा और इनके पोटैटो वेफर्स की डिमांड भी बढ़ती ही चली गई।
कुछ ही समय में इन्होंने 25 से 30 मर्चेंट्स को भी अपने चिप्स सप्लाई करने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे ये पूरे राजकोट में पसंद किए जाने लगे। लेकिन दोस्तों मार्केट में और भी कई सारे लोग थे जो कि वेफर्स बनाकर बेच रहे थे। ऐसे में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चंदू भाई ने 1984 में अपने पोटैटो वेफर्स को एक नाम देने की सोची और फिर नाम का आइडिया उन्हें उनके कैंटीन के बगल में मौजूद एक हनुमान मंदिर बालाजी से मिला और फिर इस तरह से बालाजी वेफर्स नाम के अंडर उनके ये पोटैटो वेफर्स आने लगे। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि इतनी सारी कैंटीन्स और मर्चेंट्स से जुड़ने के बाद इनके वेफर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी और एक समय तो ऐसा आया कि परिवार का हर सदस्य दिन रात मेहनत करके भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में चंदू भाई ने सोचा कि क्यों ना वेफर्स बनाने वाली मशीनरी लगाई जाए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। इसी सोच के साथ जब वो मशीन खरीदने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, लेकिन इतने पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। तो आखिर अब क्या किया जाए? काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने मशीन की फंक्शनिंग को समझना शुरू किया और जब उन्हें समझ आ गया कि ये काम कैसे करती है तो इन्होंने करीब 5000 रुपए में बाजार से अलग अलग पार्ट्स खरीदकर खुद ही अपने लिए पोटैटो पिलिंग और चॉपिंग मशीन बना डाली। और दोस्तों अगले कुछ सालों तक इसी मशीन के सहारे ही इनका काम चलता रहा और इनका व्यापार भी ग्रो करता गया। राजकोट में एक्सपेंशन के बाद अब चंदू भाई चाहते थे कि इनके वेफर्स देश के बाकी एरियाज में भी पॉपुलर हों, लेकिन इसके लिए जरूरत थी एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की। इसीलिए 1989 में इन्होंने बैंक से करीब लाख रुपए का लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट खोला। हालांकि उनका ये कदम काफी रिस्की था, क्योंकि उस दौर में बड़े इन्वेस्टर्स या फिर अमीर लोग ऐसे नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से कतराते थे। ऐसे में अगर लोन लेने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो फिर लॉस का सारा बोझ उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। लेकिन दोस्तों ऐसा समय आया ही नहीं, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ इनका मार्केट शेयर और कस्टमर्स बढ़ते ही चले गए। इसके बाद आया साल 1992, जब इन्होंने अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया और साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स का यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि चंदू भाई का मानना था कि भले ही मशीन्स महंगी होती है, लेकिन वो ह्यूमन एरर को कम करने के साथ साथ कंसिस्टेंट क्वालिटी भी मेंटेन करती है। इसके अलावा इन्होंने बिजनेस में अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बांट दिया, जिससे बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करना आसान हो गया, क्योंकि अब हर किसी को अपना काम पता होता था। और फिर आगे चलकर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने के बाद से तो चंदू भाई की कंपनी बालाजी लोकल से उठकर पहले रीजनल और फिर नेशनल लेवल का ब्रांड बन गया। हालांकि उस टाइम मार्केट में अंकल चिप्स, सिम्बा और बिन्नीज जैसे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जिनके सामने किसी भी नए प्लेयर के लिए अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बालाजी ने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन क्वालिटी के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पॉपुलर बना दिया। क्योंकि जहां उनके कॉम्पिटिटर्स अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चिप्स बना रहे थे, बालाजी ने इनोवेटिव तरीके को अपनाकर मार्केट में अपने ब्रांड को मजबूती से एस्टेब्लिश कर लिया था। और दोस्तों पता है, इनकी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑफर किया कि चंदू भाई 4000 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी को बेच दें, लेकिन चंदू भाई ने इस डील से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ समय के बाद बालाजी पोटैटो वेफर्स के अलावा नमकीन और कई दूसरे स्नैक्स भी बनाने लगे और इनके टेस्ट को भी लोगों ने खूब सराहा, जिससे धीरे धीरे ये गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनके ही जैसे कई सारे स्टेट्स में अपने पैर जमाने लगे। इस एक्सपेंशन के साथ ही बालाजी इस बात का भी ख्याल रख रही थी कि कंपनी जो बना रही है वो लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, क्योंकि चंदू भाई को बहुत अच्छे से पता था कि गुजरात के लोगों को जो फ्लेवर पसंद है जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर यूपी में वही पसंद आए। इसीलिए ये इस तरह के भी स्नैक्स को बनाने लगे जो कि लोकल टेस्ट को जस्टिफाई कर सके। यह काम प्रॉपर तरीके से होता रहे, इसके लिए इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, जिनमें से 3 गुजरात के, राजकोट, वलसाड़ और वडोदरा में, तो वहीं एक मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकेटेड है। और इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी हर दिन 1000 क्विंटल्स पोटैटो वेफर्स और 5000 क्विंटल्स नमकीन बनाने की है, जो कि दिखाती है कि इन्होंने कितना बड़ा प्रोडक्शन सेटअप तैयार किया है। अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज लगाने का फायदा ये हुआ कि ये लोकल मार्केट्स को बेहतर तरीके से सर्व करने लगे, जो कि इनके मार्केट शेयर को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुआ। यही वजह है कि 2006 में बालाजी वेफर्स ने गुजरात के पोटैटो वेफर्स मार्केट का 90% हिस्सा अपने नाम कर लिया था और फिर इसके बाद से इनकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सका। हालांकि तभी अचानक 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी की मुसीबतें बढ़ा दी,
असल में बालाजी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेप्सिको ने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया। पेप्सिको का आरोप था कि बालाजी ने उनके लेज मैक्स चिप्स के डीप रिच डिजाइन को अपने रंबल नाम के एक वेफर में इस्तेमाल किया है। इस बात के लिए पेप्सिको ने ना तो कोई वार्निंग दी और ना इसके बारे में बालाजी से कोई बातचीत की, बल्कि फौरन ही कंपनी पर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोक दिया। मतलब आप खुद ही इमेजिन करिए कि एक इंडियन ग्रोइंग कंपनी के ऊपर मल्टीनेशनल जायंट का अटैक। बहुत लोगों का मानना था कि ये केस पेप्सिको ने फ्रस्ट्रेशन में किया था, क्योंकि बालाजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का असर इनके भी स्नैक्स पर पड़ने लगा था। खैर रीजन जो भी हो, पर चंदू भाई ने हार नहीं मानी। इन्होंने पेप्सिको के एलिगेशंस का सामना किया और कोर्ट में आर्ग्यू किया कि पेप्सिको सिर्फ इन्हें इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि बालाजी वेफर्स की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद हाई कोर्ट का फैसला पेप्सिको के हक में आया और कोर्ट ने बालाजी को अपने चिप्स का डिजाइन बदलने का ऑर्डर दे दिया। इस फैसले के बाद से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये लगने लगा कि अगर वेफर्स की पैकेजिंग का ही डिजाइन बदल गया तो ये स्टेप उनके ब्रांड के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन चंदू भाई ने कहा कि लोग बालाजी के नाम पर भरोसा करते हैं, न कि पैकेजिंग, डिजाइन और लोगो पर। और दोस्तों आगे चलकर हुआ भी यही, क्योंकि जहां एक तरफ लेज का मार्केट शेयर धीरे धीरे घटता जा रहा था, वहीं बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 20 से 25% की स्पीड से बढ़ रही थी। 2019 तक आते आते कंपनी के पास 65 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज थी और इनकी रीच छोटे छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक फैल चुकी थी। इसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी 1225 से ज्यादा डीलर्स तक पहुंच चुका है। और हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स ने इनकी इसी ग्रोथ और लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें सुल्तान ऑफ वेफर्स का नाम दिया। आज बालाजी वेफर्स में हजारों लोग काम करते हैं और कंपनी की बिजनेस फिलॉसफी है कि वो हर एक मेंबर को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और साथ ही कस्टमर्स को भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों इनकी इसी फिलॉसफी ने ही इन्हें लोगों के बीच एक वफादार और भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए चंदू भाई ने कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर भी काम किया है जिसके चलते इनके कॉम्पिटिटर्स इन्हें कभी भी हरा नहीं सके। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज में से पहली है लोकल फ्लेवर्स। अब जैसा कि हमने जाना कि बालाजी वेफर्स की शुरुआत तो गुजरात में हुई थी, लेकिन चंदू भाई को पता था कि अगर इन्हें नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना है तो फिर इंडिया की बाकी मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। इसीलिए इन्होंने गुजरात से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाया। और इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इन्हें लोकल फ्लेवर्स के साथ में इनोवेशन करने का मौका मिला। लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ फ्लेवर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बालाजी ने हेल्दियर स्नैकिंग ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बेक्ड वेफर्स और रोस्टेड नमकीन, ताकि हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा जा सके। और हाल ही में इन्होंने अपनी हाउस मेड नूडल्स गिप्पी को लॉन्च करके भी नूडल मार्केट में एंट्री की है। इसके अलावा बालाजी वेफर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा है, जहां यूएसए, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इनकी एंट्री ने इन्हें ग्लोबल पहचान दिलाने का काम किया। दूसरी स्ट्रैटेजी है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस। मार्केट में टिके रहने और खुद को कॉम्पिटिटर से अलग दिखाने के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशंस बहुत जरूरी है। और बालाजी वेफर्स ने भी इसे बखूबी समझा और अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को डाइवर्सिफाई किया, जिसमें इन्होंने 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज तैयार की। पहला है वेस्टर्न स्नैक्स, जिसमें 12 प्रोडक्ट आते हैं और ये वो स्नैक्स हैं जो कि ज्यादातर यंग जनरेशन और अर्बन क्राउड को टारगेट करते हैं। दूसरा है नमकीन, जो कि भारतीय घरों में बहुत पॉपुलर है, खासकर चाय के टाइम पर स्नैक्स के रूप में। और इस कैटेगरी में उन्होंने 23 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एंड थर्ड है वेफर्स, ये इनकी कोर कैटेगरी है जिसमें 12 प्रोडक्ट्स आते हैं। और बालाजी वेफर्स अपने यूनिक और क्रिस्पी वेफर्स के लिए ही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और कुछ इसी तरह से कंपनी की थर्ड स्ट्रैटेजी है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। चंदू भाई शुरुआत में सब कुछ अपने हाथों से ही किया करते थे, चाहे वो वेफर्स को फ्राई करना हो या फिर उनकी पैकेजिंग। लेकिन इन्होंने जल्दी ये समझ लिया कि मैनुअल काम करने में कंसिस्टेंसी की कमी होती है और इससे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। इसीलिए जिस समय दूसरे ब्रांड्स हैंडमेड चिप्स बना रहे थे, तब इन्होंने ऑटोमेशन का सहारा लिया और आज बालाजी वेफर्स दुनिया के टॉप फूड प्रोसेसिंग सप्लायर्स से मशीन इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा असर इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर पड़ा है, जिससे इनकी कॉस्ट कम हुई है और ये मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज बनाने में सफल हुए हैं। और दोस्तों इसी तरह से बालाजी वेफर्स की फोर्थ स्ट्रैटेजी है कस्टमर फर्स्ट। अब बालाजी वेफर्स की पूरी कहानी का सार भी यही है, इन्होंने हमेशा ही कस्टमर्स को किंग माना है। इनके लिए सबसे जरूरी यही था कि अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करें।
जब दूसरे ब्रांड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नजरअंदाज कर रहे थे, तब बालाजी वेफर्स ने इसे अपनी प्रायोरिटी बना ली। इन्होंने कंसिस्टेंट टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की, ताकि इनके कस्टमर्स को हर बार वही स्वाद मिले जिसकी उन्हें उम्मीद है। बालाजी वेफर्स के डायरेक्टर श्याम वीरानी कहते हैं कि आपको हमारे क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का मैच किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यही आत्मविश्वास और डेडिकेशन है जिसने बालाजी वेफर्स को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज दिलाई है। बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक्स कंपनी के ग्रोथ की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की कहानी भी है जो कि हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है।